नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सीटेट प्रैक्टिस सेट जो कि महामैराथन का उसका दूसरा डिस्कस करेंगे और साथ में जो भी हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि हमारे जो है चैनल से जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक, क्योंकि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और चूंकि पेपर अगस्त में है तो हमें लगता है कि ढेर सारे प्रैक्टिस सेट हमारे हो जाएंगे और इससे हमें ये फायदा होगा कि गारंटी के साथ मैं बताता हूं आपके 30 में से 30 जो है जो कि मैथ के क्वेश्चन होंगे वो आप करके आएंगे। एक भी क्वेश्चन जो है आपका छूटेगा नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। अब देखिए, एक वर्ग कैसा होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ये वर्ग होता है। ठीक, और आयत कैसा होता है जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और दोनों क्या होती है, समांतर होती है। समांतर भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग। तो ये हमारा क्या हो गया, आयत, ये हमारा हो गया आयत और ये हमारा क्या हो गया, वर्ग, सॉरी एक मिनट, ये हमारा हो गया वर्ग और ये हमारा हो गया आयत। ठीक, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, वर्ग की सभी भुजा क्या होती है, बराबर होती है और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल ये लंबाई, ये चौड़ाई, लंबाई गुणे क्या होती है, चौड़ाई होती है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किसी वर्ग का परिमाप जो है 20 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देखो परिमाप की बात कर लेते हैं। परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का जो टोटल लंबाई होती है, किसी भी आकृति की जो टोटल लंबाई होती है वो उस आकृति के क्या कहलाती है, परिमाप। ठीक, जैसे मान लो ये वर्ग का परिमाप दिया है तो इसका मतलब इसकी चारों भुजाओं की जो टोटल लंबाई होगी वही इसकी क्या कहलाएगी, परिमाप। अगर चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 4a। तो इसका मतलब ये 4a इसका परिमाप है। तो देखो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 4a इक्वल टू कितनी हो जाएगा, 20। तो इसका मतलब a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक, a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5 सेंटीमीटर। यानी कि वर्ग की भुजा की लंबाई या चौड़ाई, जो लंबाई होती है वही चौड़ाई होती है वर्ग की। ठीक, ये लंबाई या चौड़ाई हमें क्या मिल गई, 5 सेंटीमीटर, किसकी, वर्ग की। अब हमसे आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। अब देखो ये क्या है, आयत की चौड़ाई है तो हमें पता है वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो इसका मतलब जो आयत की चौड़ाई है वो वर्ग की चौड़ाई की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये हमने निकाल लिया। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमसे क्वेश्चन पे कहता है वही हमें क्या करना है, करते चले जाना है। और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, यानी कि जो लंबाई है वर्ग की चौड़ाई की क्या है, वो 2 गुनी है। यहां पे हमने क्या निकाली है, लंबाई। तो लंबाई देखो हमारा क्या आ गया, चलो लंबाई हमारा क्या आ गया, लंबाई हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई हमारा क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने बताया, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 10 है और चौड़ाई कितना निकाला है, 5, कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्या होगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, 50। आ गया, जो क्वेश्चन पे कहा वही हमने जो है क्वेश्चन में किया और हमारा आंसर आसानी से आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक, कितना दिया, 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तथा बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बक्सा ए का आयतन बक्से बी के आयतन का कितने गुना है। कभी भी गुना पूछे तो समझ लेना हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक, अब देखो बक्सा क्या है, क्यूबॉइड। बक्सा क्या होता है, क्यूबॉइड, यानी होता है हमारा घनाभ। बक्सा क्या कहलाता है, हमारा घनाभ होता है। और इसका आयतन जो होता है, इसका आयतन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या होता है, ऊंचाई। ठीक, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो बक्से ए के लिए
बक्से ए के लिए क्या दिया हुआ है, लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो ये 20 गुणे 18 गुणे कितना हो जाएगा 15। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 18 दूना 36, 360 गुणे 5, ये हमारा हो जाएगा 360 गुणे 5 कितना हो जाएगा 1800। ठीक, 360 गुणे 5 कितना हो जाएगा 1800। अब बक्से बी के लिए देख लेते हैं। बक्से बी के लिए क्या दिया हुआ है, लंबाई 18 यानी कि 18 गुणे 12 गुणे 5। ठीक, यानी कि बक्से बी की जो आयतन आएगा क्या आ जाएगा 18 पंजे 90 गुणे 12। ठीक, यानी कि 12 9 कितना हो जाएगा 108। ठीक, यानी कि इसका आयतन हमने क्या निकाल लिया, बक्से बी का आयतन ये आया और बक्सा ए का आयतन क्या आया 1800। ठीक, अब अगर लास्ट पे चलते हैं, बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितना गुना है, यानी कि बक्सा ए का आयतन बक्से बी के आयतन का हमने मान लिया x गुना है। यही करना है हमें, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, खत्म बात। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा 1800 बटे कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 18 पंजे 90, 18 दाम में 180 और 18 पंजे क्या होगा 90, 18 छंग 108। ठीक, 18 छंग 108 5 गुना के लगभग आ रहा है। ठीक, कितने गुना आ रहा है, लगभग 5 गुना आ रहा है, कहीं पे 5400 आ रहा है। ये हमारा हो जाएगा 1 मिनट, अच्छा हाँ ये 15 है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 1 मिनट यहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई, इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा मिस्टेक है, चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। इसका आयतन जो है मिस्टेक यहाँ पे हो गया, 15 है, यहाँ पे हमने लिखा है क्या चीज़ 5। चलिए सॉल्व कर लेते, ये 15 है, सॉरी ये हमारा क्या है 15 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका आयतन कितना आ जाएगा 15 0 0, 15 छक्का 90, 9 15 3 45, 9 कितना हो जाएगा 54। ठीक, ये हमारा बी का सही है। तो इसका मतलब ये हमारा आ जाएगा 5400 इंटू 18 इंटू एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5400 बटे 1080, इससे ये कैंसिल। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा, इसको काट कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 आएगा। ठीक, 5 यानी 5 अनुपात 1। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई 5, x की वैल्यू कितनी आई 5। इसका आंसर क्या होगा 5 हमारा। ठीक है, ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। देखिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई वाले आयतन का क्षेत्रफल। इसको चेक कर लेते हैं। देखो भुजा का क्षेत्रफल, वर्ग के भुजा का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारा 100। ठीक, और इधर से देखो 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई, तो इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल बराबर है 10 मीटर लंबाई 10 सेंटीमीटर लंबाई। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 0.1 और गुणे क्या है, हमने क्या किया इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमने इसको क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब ये हमारा ये आ गया और ये हमारा आ गया 10 गुणे 10 बराबर आ गया 100। इसका मतलब ये तो हमारा सही है, ये भी हमारा पहला वाला सही है। अब दूसरे वाले में चलते हैं। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर बराबर 1 मीटर ये हो गया। 5 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो इसको क्या करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 पॉइंट। अब देखो कभी भी ऐसा हो हमें तो क्या करना पड़ता है, यहां से जितने जीरो हैं यहां पे क्या करते हैं उतने ही संख्या के बाद यहां पे पॉइंट लगा देते हैं। ठीक, यहां पे 2 जीरो है तो यहां पे कितना हो जाएगा, एक संख्या 5 थी, दूसरी संख्या थी नहीं, हमने क्या किया 0 बढ़ा दिया और उसके बाद 0 के बाद हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारा आएगा 1.05 मीटर। तो देखो यहीं पे हमें क्या मिल गया, ये गलती मिल गई। ठीक है, यहीं पे हमें क्या मिल गई, गलती मिल गई। इसका आंसर क्या होगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है। एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है। एक संतरे का मूल्य कितना है
5.5 रुपया, 5.5 रुपए, ठीक है, कितना है 5.5 रुपए, 5.5 रुपया, तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपए। देखो एक संतरा, ठीक है, यहां पे संतरा, एक संतरे का मूल्य, ठीक, 5.5 रुपया है, ये 5.5 रुपया है। और 1 केजी सेब कितने का मिल रहा है? 1 केजी सेब कितने का मिल रहा है भैया? कितने का मिल रहा है? 80 रुपए का। 1 केजी सेब कितने का मिल रहा है? 80 रुपए का। तो 1.5 दर्जन संतरा, 1.5 दर्जन संतरा का मतलब 18 संतरा, ठीक है, 1.5 दर्जन संतरा का मतलब क्या? 18, 1 दर्जन में 12 पीस होता है और आधे दर्जन में 6 होता है, तो इसका मतलब 12, 6, 18 बराबर 1.5 दर्जन। तो इसका मतलब 18 संतरा, 18 संतरा का मतलब क्या हो जाएगा? 18 गुणे 5.5, ठीक, इसका मूल्य हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और 9 99, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 99 रुपए। समझ में आ गया? 18 पंजे 90, हाँ ठीक, 99 रुपए। चलो, ये तो हमारा आ गया 99 रुपए। अब ये हमने क्या किया? 1.5 दर्जन संतरे का दाम निकाल लिया, 99 रुपया। उसके बाद जो है क्वेश्चन पे 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब, 1 और 3/4, 1 और 3/4 मतलब क्या हो जाएगा? 1 सही 3/4 केजी सेब का मूल्य निकाल लेते हैं, केजी सेब का मूल्य निकाल लेते हैं। तो 4 एकम 4 और 3 7/4 गुणे क्या हो जाएगा? 80 बराबर क्या हो जाएगा? 20, ठीक है, और 7 दूने 14, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, 3/4 सेब का मूल्य कितना है, यानी कि दोनों का क्या है मूल्य, क्या है ये पूछ रहा है, इसको जोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 239 रुपए। कितना हो जाएगा? 239 रुपए आंसर इसका होगा, ठीक। ये जो क्वेश्चन पे कहेगा वही हमें करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहां महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? महत्वाकांक्षी के बारे में पूछ रहा भैया। गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की यानी लक्ष्यों की, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोग की, या गणित के उच्च उद्देश्यों यानी लक्ष्यों की। तो इसका आंसर क्या होगा? गणित के उच्च उद्देश्यों मीन्स लक्ष्यों की, यही होगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, कक्षा 2 से सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त यानी प्रत्यक्ष वस्तुओं की दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है, ठीक। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा है कि वे यह देखें कि भाग 1 में रंगों के डिब्बों में क्रेयानों की कुल संख्या सम है अथवा विषम। फिर दूसरा, उनकी गणित की कॉपी में कागजों यानी पेजों की संख्या सम है अथवा विषम है। क्रेयानों या पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य है, ठीक। देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिक्षिका के बारे में कह रहा है कि कक्षा 2 से सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय, ठीक, परिचय मूर्त वस्तुओं की दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि पहला, रंगों की डिब्बों में क्रेयानों की कुल संख्या सम है अथवा विषम है। दूसरा, उनकी गणित की कॉपी में कागजों या पेजों की संख्या जो है सम है अथवा विषम है। क्रेयानों या पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य क्या है? अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम रूप के लिए मूल्यांकन, अधिगम के अंत में मूल्यांकन, अधिगम के अंत में मूल्यांकन या अधिगम का मूल्यांकन। तो अधिगम के लिए मूल्यांकन इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन घुमाने वाले आते हैं, ध्यान रखिएगा, समझ के करेंगे, कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आइए, चलिए ये भी देखिए। कक्षा 2 में व्याकलन यानी घटाने के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट पर नीचे दिए गए चित्र खींचा
और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा गया। भैया देखो ये जोड़ घटा रहा है, ये क्या कर रहा है, जोड़ संकलन और कर रहा है, संकलन का मतलब जोड़ और व्याकलन का मतलब क्या कर रहा है, घटाना। देखो 10 में से 4 गया 6, 10 में 10 4 जोड़ा 14, 10 में 1 गया 9, 10 में 1 जोड़ा 11, ठीक है, 10 में 2 गया 8, 10 में 3 गया 7, 10 में 5 गया 5 और 10 में 2 गया 10 में 2 जोड़ा 12। ठीक, इसका मतलब ये संकलन, संकलन का मतलब जोड़ना, जोड़ भी कर रहा है, और व्याकलन उसको क्या कर रहा है, घटाने की क्या कुशलता को प्रबल करना, मतलब जोड़ और घटाना को क्या करना है, कर रहा है, ये बहुत ही प्रबल बना रहा है। ठीक, यानी कि उसमें महारत हासिल करवा रहा है बच्चों को। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, ए, संकलन और व्याकरण की कुशलता को प्रबल करना। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं, उपरोक्त जांच कर रहा है। ठीक है, उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है। टीचर कह रहा है, ठीक, बच्चों से कि ये चित्र है, इसमें कितने आयत हैं। तो टीचर बच्चों की क्या जांच कर रहा है, उसकी बुद्धि के बारे में जांच कर रहा है या उसके सोचने की क्षमता को जांच कर रहा है, यही सब कुछ आंसर हमें क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो शिक्षार्थी के ज्ञान की जांच कर रहा है, वो शिक्षार्थी के समझ यानी बोध गम्यता की जांच कर रहा है, शिक्षार्थी की सजनता की जांच कर रहा है, या शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति को जांच कर रहा है। यहां देखो, रीजनिंग का मतलब क्या होता है, समझ। इसका मतलब क्या कर रहा है, वो शिक्षार्थी के समझ की, ठीक, क्या कर रहा है, जांचने की बात कर रहा है। ठीक है, वो विद्यार्थी की समझ को क्या कर रहा है, शिक्षक जो है जांच रहा है। ठीक, वही अगला क्वेश्चन आइए, नीचे दिए गए कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। ठीक, कौन सी क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्या को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हों। कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को सामान्य रूप से 4 सदनों, ठीक, में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। कक्षा में संख्या और प्रचालन की विषय पर अंतरावर्ग पहेली प्रतियोगिता आयोजित करना। कोई कार्यपत्रक जिसमें 4 मूल्य प्रचलनों पर समस्याएं जैसे ज्ञात कीजिए 25 × 24 इतना आदि की गई है। तो देखो यहाँ पे क्या है, नीचे दिए कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि करेगा। मतलब कि जो है ऐसी कौन सी क्रियाकलाप हम लोग यहाँ पे शिक्षक करेगा कि जिससे जो कक्षा 3 के जो छात्र हैं उनकी जो समस्याएं हैं, ठीक, वो अपनी समस्याओं को बहुत ही कुशलता से, आसानी से क्या करें, खत्म कर सके। तो शिक्षक को कौन सी क्रियाकलाप करना चाहिए, तो इसका आंसर हमारा होगा बी, कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को सामान्य रूप से 4 सदनों, स्कूल की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना। गुणन के गुणधर्म, क्रम, गुण और समूह गुण, गुणन पर आधारित शब्द समस्या, 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। तो इसका आंसर हमारा होगा गुणन के गुणधर्म, क्रम, गुण और समूह गुण। ठीक है, क्या कर रहा है, गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है कक्षा 3 में, तो वही है गुणन के गुणधर्म, क्रम, गुण और समूह गुण। इसको क्या करना है, यही इसका क्या है, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। ठीक, शिक्षक ने क्या कहा कि किन्हीं 5 भिन्न की सूची जो है आप बनाओ। यह प्रश्न संकेत क्या करता है, क्या यह प्रश्न किसका संकेत करता है? यह प्रश्न देखते हैं आगे, सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय आकाशीय सोच को, या सोचने के निम्न स्तर को। ये क्या है, सोचने के
निम्न स्तर को क्या है, संकेत करता है। ठीक, छात्रों से कितनी 5 व्यंजनों की सूची सोचिए कि निम्न स्तर को क्या करता है, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आइए। किसी अभ्यास में प्रश्न था पी क्यू तथा आर एस रेखाखंडों की लंबाई मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यह संकेत करता है, यह संकेत क्या करता है, संकल्पनात्मक त्रुटि को, कार्य विधिक त्रुटि को, रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को। भाई रेखाखंड यहां पे क्या है, पी क्यू है, लेकिन छात्र क्या लिख रहा है, ए बी लिख रहा है। इसका मतलब इसमें वो त्रुटि क्या है, पार निकाल रहा है। ठीक है, छात्र जो है इसमें गलती कर रहा है। इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक, अगला क्वेश्चन। शिक्षिका ने कक्षा 5 से समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। ठीक, मतलब समाचार पत्र लाई शिक्षिका और फिर उसमें जो है जो मैच हुआ भारतीय टीम का, उसमें क्रिकेट स्कोर को जो है बच्चों से पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। यह शिक्षिका प्रयास कर रही है। भैया क्या प्रयास कर रही है, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की, परियोजना उपगमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की, कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तिशील बनाने की, ये तो गलत ही होगा, छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की, ये भी क्या गलत है। इसका आंसर होगा ए, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। अगला क्वेश्चन। कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई है। ठीक, कक्षा छात्र के मतलब कोई छात्र कक्षा 4 का, उसको ये दिया गया, मुंबई में 360 बस स्टॉप है, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है। दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं। छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार दिया। मतलब छात्र से क्वेश्चन किया गया और छात्र ने उत्तर इस प्रकार दिया। ठीक, दिल्ली में कुल कितने 336 प्लस 127 बराबर 463 बस स्टॉप है। ठीक, तो शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा, शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा, इसका आंसर हमें जो है बताना है। छात्र की सही उत्तर ज्ञात कर सकता है, छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है, यह गलत है। छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है, सही है। उसने देखो क्वेश्चन को पढ़ा और पढ़ते ही ये इक्वेशन बनाया और सॉल्व करके दे दिया। ठीक, तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक, भाई नहीं कहते भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो बहुत से क्या होते हैं, छात्र कमजोर होते नहीं कर पाते, लेकिन जो छात्र अच्छे होते पढ़ने में, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ ही क्या है, क्वेश्चन में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आइए। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। ठीक, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। 306, 408, 4008, 4010। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा, मतलब कि लिखा ये है, वो अलग पढ़ा है। 30/6, 40/8, 408, 4010। पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ लगती है, ये गलत है। ठीक है, छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा क्या उबाऊ है। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली, परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। यह स्थानीय मान की बात नहीं कर। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, यह भी क्या है, गलत है। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और इसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, क्योंकि भाई देखो बार बार 2 अंकी पढ़ना, 30/6, 40/8, फिर कितना पढ़ रहा है, 40/10, फिर 408। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा डी। ठीक, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है, समझना है, और ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे आपको, ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर वहां पे देना पड़ेगा समझ के। कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का या के
प्राचल होगा या होंगे? केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक चौथाई घंटा अधिक चौथाई घंटा कम, एएम और पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, एएम पीएम की संकल्पना, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। कह रहे ना समय के मूल्यांकन के प्रचलन क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, ठीक, एक अंक होता है, एक सदृश घड़ी होती है। आधा घंटा अधिक चौथाई घंटा अधिक चौथाई घंटा कम, एएम और पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध, ये सब क्या है उसको पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। ठीक है, उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। क्या संकेत करती है? चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन करना, हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। इसका आंसर क्या होगा? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5+3, ठीक, इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो सही है। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो? 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो? कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। ठीक, और 5 और 3 का योग क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? कह रहे ना इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। इसके अलावा और क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? सी। कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग क्या होगा? 8 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, फरहान ने विद्यालय की पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। ठीक, क्या है? फरहान जो है पुस्तकालय में गया तो उसने ये देखा कि वहां पे 100 पुस्तकें जो है नष्ट हो गई हैं। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा किस मूल्य को पढ़ा जा सकता है? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा किस मूल्य को पढ़ा जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं। अन्य की सहायता करना, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, सहयोग की संवेदनशीलता। तो इसका क्या होगा? देखभाल नहीं हो रहा तभी तो पुस्तकें इधर उधर हो रही हैं। समझ में, पुस्तकों की देखभाल पुस्तकालय में सही नहीं हो पा रही है तभी तो पुस्तकें इधर उधर हो रही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए। 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनखंड। ठीक, अब देखो क्या दिया हुआ है? 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनखंड। अब यहां पे देखिए 5 का स्थानीय मान कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा 500। 5 का स्थानीय मान क्या है? 500। और 6 का स्थानीय मान क्या है? इकाई दाही कितना है? 10। सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आ गया हमारा 5000। ठीक है, अच्छा 5 गुणनखंड है ना? रुके 1 मिनट, 10 नहीं है भाई, यहीं पे तो गलती हो रही है। यहाँ पे 60 होगा। चलिए, 5 का स्थानीय मान 500 और 6 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 5 छंग 30, यानी कि 3000 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 छंग 30, उसके 30,000 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 30,000। ठीक, कितने जीरो है? 3 जीरो, 3 जीरो ये हैं यहाँ वाले, और उसके बाद 5 छंग 30, 30 ये आ गया और 3 जीरो लिख दिया, आ गया 30,000। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। ये दिया हुआ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 30,10,301 30,10,301 को
43 से भाग करने पर भागफल, ठीक, 30,10,301 को 43 से भाग करने पर भागफल क्या होगा? क्या होगा इसका भागफल भैया? चलो पहले भाग देते हैं। कितना है? 301 अपॉन कितना हो जाएगा? 43, ठीक, कितना हो जाएगा? 43। तो इसको अगर हम लोग भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं, तो देखो 7 से भाग देंगे, ठीक, 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 त्रिक 21 और 7 चौक 28 और 3 31, सही है। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और 2 30, ठीक। इसका मतलब ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया? 7, ठीक, कितना आ गया? 7। एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, ठीक, एक जीरो यहाँ बढ़ा दो और फिर उसके बाद जो है ये आ गया, ठीक, और फिर उसके बाद जो है ये वाला भी जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 7007, ठीक, कितना आ जाएगा? 7007। 7007 कहाँ है भैया? ये, ठीक है। जब इसको भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या आएगा? 7007 आएगा। करेंगे आ जाएगा, देखो ये आएगा 7, फिर उसके बाद एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक, एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जीरो बढ़ा के इसको 7 बार ये जाएगा, हमारा आंसर क्या है? आ जाएगा। चलिए इधर आइए, कितना दिया है? गुणनफल 3001 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,03,11 प्राप्त हो, ठीक। इसको करते हैं, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। चल इसको कर लेते हैं। कितना है? 3001 गुणे 101, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 1 में क्या घटाया जाए? हमने कहा x घटा दिया भैया, हमने कहा x घटा दिया है कि कितना प्राप्त हो? 3,03,11 प्राप्त हो। कितना? 3,03,11 प्राप्त हो, यही तो है, ठीक। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो ऐसा तो हमेशा हमें क्या करना है? ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, हमारा आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। चलो कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3001, 2 जीरो यहाँ पे आ गया, प्लस उसके बाद 3001 माइनस x इज इक्वल टू 300,311, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं, इसको जब जोड़ेंगे एक आ गया, 0 आ गया, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, ठीक। बचा क्या थी? 0 0 3। इस x को उधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 300,311 इज इक्वल टू x की वैल्यू निकाल लें, खेल खत्म हो गया। यानी कि x इज इक्वल टू, सॉल्व कर लें, चलो आपके अनुसार कर लेते हैं भाई। 401, यहाँ पे 11, उसके बाद क्या है? 300, उसके बाद क्या है? 3। सॉल्व कर लें तो देखो ये 0 आ गया, 10 में से 1 गया, कितना आया? 9, 3 में से 3 गया 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, कितना आया? 90, ठीक। कितना आएगा? 90। कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक। हाँ 90, 27 90 आना चाहिए। 27 90 कहाँ पे गलती हो गई? चलिए फिर से देख लेते हैं इसको, ये तो सही है। उसके बाद ये 3001 है, 27 90, 4 0 9, 3 में से 3 0 0, तो ये 90 आया, 27 कहाँ से आ रहा है? चलिए इसको फिर से कर देते हैं हम लोग। चल ये हमारा कितना है? 3000 है, ये 3000 क्या है? 1, ठीक, गुणे ये कितना है? 101, यानी कि 100 प्लस 1, 101 में हमने क्या किया? x घटाया और कितना है ये? 300,311, ठीक। अब इसको क्या करते हैं? इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्या करते हैं? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300,000
0 1, उसके बाद क्या होगा, ये डबल जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 डबल 0 1, ठीक, माइनस x इज इक्वल टू 3 डबल 0 3 डबल 1, इसको जोड़ देते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो यार 0 और 1 कितना हो जाएगा 1, 0 और 0 क्या हो जाएगा 0, उसके बाद अच्छा 0 और 1 3 डबल 1 इज इक्वल टू x। अब इसको अच्छा 10 में से 3 गया 7, बचा यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 2790 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, 2790 हो जाती है कहीं कहीं मिस्टेक। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज बटे 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड बराबर है। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज बटे 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज किसके बराबर होगा। अब देखो, जब 36 और 60 का एलसीएम लेंगे, 36 और 60 का क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 180। ठीक, 36 और 60 का एलसीएम लेंगे और 180 आएगा। तो देखो इसका जो है 18 दहम्मा क्या होता है 18 गुणे 10, 18 दहम्मा क्या होता है 180। ठीक, और 45 दूना क्या होता है 45 चौक क्या होता है 180, 45 गुणे 4 बराबर क्या होता है 180। ठीक, 45 गुणे 4 बराबर क्या होता है 180। तो देखो उसके यहाँ एक मिनट 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, रुको एक मिनट, ये ठीक, इसका तो हमारा एलसीएम आया 180। अब 18 और 45 का, 18 और 45 का सार्वगुणनखंड क्या होगा, देखो 9 के टेबल में 18 भी आता है और 9 के टेबल में 45 भी आएगा, तो इसका सार्वगुणनखंड जो इसमें जो कॉमन होगा वही इसका क्या होगा सार्वगुणनखंड। यानी सार्वगुणनखंड मतलब जो कॉमन, यानी कि HCF, इसका क्या होगा HCF। सार्वगुणनखंड का मतलब HCF किसके बराबर है, किसके क्या है बराबर है। तो देखो यहां पे सार्वगुणज का मतलब क्या होगा LCM, सार्वगुणज का मतलब क्या होगा यहाँ पे LCM, और यहाँ पे सार्वगुणनखंड का मतलब होगा HCF। ये ध्यान रखिएगा HCF, और ये हमारा क्या होगा LCM। ठीक, खेल खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा 180 बटे 9, 9 दूने 18, कितना आ जाएगा 20। ठीक, ये ध्यान रखिएगा सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड। अब इधर आइए, 10 दहाई 11 सैकड़ा 12 इकाई किसके बराबर है। ठीक, 10 दहाई 11 सैकड़ा और 12 दहाई 12 इकाई किसके बराबर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी चलिए। चल सॉल्व करते हैं। 10 दहाई का मतलब 10 गुणे 10, ठीक, प्लस 11 सैकड़ा का मतलब 11 गुणे 100, प्लस 12 इकाई का मतलब क्या होगा 12 गुणे 1। सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा हो जाएगा 100, ये हमारा क्या हो जाएगा 1100, और ये हमारा हो जाएगा 12। तो ये हमारा 11 एक 12 1212। ठीक, कितना हो जाएगा ये 1212 इसका आंसर होगा। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे आपके। अगला क्वेश्चन आइए, 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। अब 42 के अभाज्य गुणनखंड देखो,
14 गुणे क्या होता है, 14 गुणे 3 क्या होता है 42। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 14 को 7 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब इसमें अभाज्य का अभाज्य सभी हैं। अभाज्य क्या है, अभाज्य 7 भी है, अभाज्य 2 भी है और अभाज्य क्या है 3 भी है। तो कितनी संख्या हो जाएगी 3। कितनी संख्या हो जाएगी 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। ठीक, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3 जो है आंसर इसका होगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन, 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल, 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर। ठीक, इसको भी कर लेते हैं हम लोग, ऐसे ही से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए भाग देते हैं। कितना है 3488, इसको किससे भाग देंगे 12 से। ठीक, चलिए आ जाइए, 12 दूने 24, कितना बचा हमारा 10 बचा 8। ठीक, 12 दूने 24। अब उसके बाद कितना है 8, 12 नौइया 108, 12 नौइया कितना है 108। तो ये हमारा क्या हो गया 108, ये कट गया। ठीक, बचा कितना 8, हमारा शेषफल 8 ही तो बचा शेषफल। तो इसमें तो हमारा कितना बचा शेषफल 8। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसको 11 से दे रहे हैं, कितना है 24 7 8। उसके बाद क्या है 11 से दे रहे हैं, तो 11 दूने 22 तो 7, 11 दूने 22 कितना आया 5 8, 11 बचे 55। ठीक है 55, कितना आया 3 बचा शेषफल। शेषफल कितना बचा 3। तो इसका मतलब 8 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक, स्पीड प्रैक्टिस करेंगे, बहुत स्पीड से आ जाएगा। क्योंकि आप लोगों को समझाना पड़ता है, इसलिए मुझे डिटेल में बताना पड़ता है, नहीं तो मैं तो ऐसे चुटकियों से निकाल लूँ इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए, 1 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी स्टेशन P से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन Q पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। ठीक, यानी कि सुबह 8 बजे चल रही है और रात को 10 बजे क्या पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा Q तक पहुंचने में लगा समय। अब देखो 10 PM किसके बराबर होता है, 10 PM जो हमारा होता है 10 PM। जब इसको 24 घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितने हो जाता है, ये 22। ठीक है, 22 बज के पढ़ते हैं ना, 22:10, 22:11, 22 बज गए। 22 बज गए का मतलब क्या है कि इसका हमारा मतलब क्या है 10 PM हो रहा है। ठीक है, तो ये 10 PM को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 PM को लिख सकते हैं 22:28। ठीक है, 22:28 ये लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या है, सुबह कितने बजे निकली थी 8:18 पे। कितने निकली थी 8:18 पे क्या है वो निकली थी। बस खेल खत्म हो गया, घटा दीजिए, 0 आ गया, 1 आ गया। उसके बाद 22 में से 8 गया, कितना बचा 14। यानी कि रेलगाड़ी जो है P से Q तक 14 घंटे 10 मिनट में क्या है पहुंचेगी। ठीक, रेलगाड़ी P से Q तक 14 घंटे 10 मिनट में पहुंचेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 880 मिलीलीटर गाजर का जूस दोनों को एक साथ पिलाया गया। ठीक, चलो भैया देखो, ये लीटर में दिया, ये मिलीलीटर में दिया है। ठीक, तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक, जब मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग देंगे। ठीक, जैसे क्या है, तो इसको देखो लीटर में कन्वर्ट करते हैं पहले। ये 14 लीटर प्लस 280 मिलीलीटर है, तो इसको 1000 से भाग दे देंगे तो ये किसमें हो गया लीटर में। ठीक, तो और उसके दोनों को क्या कर रहा है, देखो साथ मिलाया जा रहा है, संतरे के जूस को और गाजर के जूस को मिलाया जा रहा है। इसका मतलब दोनों का जो कंपोजिशन है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। प्लस ये कितना दिया हुआ 18 लीटर प्लस 830 मिलीलीटर बटे 1000, ये क्या हो गया लीटर में। ठीक, अब इसको कर लेते हैं।
तो ये हमारा हो जाएगा 14 प्लस, देखो कितने जीरो है, 3 जीरो, तो ऊपर के जीरो हटाने के लिए ऊपर 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3, तो इसको लिखेंगे 0.28, ठीक, पॉइंट के बाद जीरो लिखो चाहे ना लिखो, प्लस 18 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा 0.83, इसको जोड़ दीजिए, 14 और 18 कितना हो गया 32, 14 और 18 कितना हो गया 32 प्लस 0.28 0.83 हमारा हो जाएगा 8 3 11 कैरी 1 9 और 2 11, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1.11, इसका मतलब टोटल आ जाएगा हमारा 33.11 लीटर, टोटल क्वांटिटी दोनों की 33.11 लीटर जो है हमें मिल गई, ठीक। अब आगे क्वेश्चन पे देखते हैं, इस मिश्रण में 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया, शेष कितना मिश्रण बचा, ठीक, शेष कितना मिश्रण जो है बचा। अब देखो ये क्या है, 15 बोतल में इस मिश्रण को भरा गया, अब मिश्रण को 15 बोतलों में भरा गया और एक बोतल में केवल 1.5 लीटर जो है मिश्रण आ रहा था, तो इसका मतलब जब भरने के बाद जो बचेगा, ठीक, वही तो होगा शेष, जो भरने के बाद बचेगा वही तो होगा शेष। तो देखो एक बोतल में कितना आ रहा है 1.5 लीटर, तो इसका मतलब 15 बोतल में कितना आ जाएगा 22.5 लीटर, ठीक, 15 बोतल में कितना आएगा 22.5 लीटर जो है मिश्रण 15 बोतल में भराया जाएगा, ठीक। अब क्या किया, इसमें से क्या किया गया, 33.11 मीटर है, में क्या है 22.5 लीटर हटा दिया गया, ये 22.5 लीटर क्या है हटा दिया गया, 22.5 लीटर क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, तो बचेगा कितना, बस घटा दीजिए, 1 आया, उसके बाद जो है हमारा 10.61 लीटर, 10.61 मिलीलीटर, आ गया ना समझ में, ठीक, 10.610 10 लीटर और 610 मिलीलीटर, 100 से इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ये है ना 10 है, ये इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये मिलीलीटर में आ गया, ठीक, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही हमें करना है, ये देखना है कि लीटर में दिया है कि मिलीलीटर में दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, किसी पिज्जा का 1/4 भाग जो है रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों भागों में बराबर बांट दिया, 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया, इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला। अब देखो मान लो उसके पास क्या था, एक पिज्जा था, मान लो एक पिज्जा था, एक पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, यानी कि रेनू ने जो है 1/4 भाग खा लिया, तो शेष कितना बचा था 1, अब 1/4 निकाल दोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 - 1, बचेगा कितना 3/4, बचेगा हमारा कितना 3/4। अब इस 3/4 भाग को 12 बच्चों में बराबर बराबर हिस्सों में बांटा गया, 12 बच्चों को बराबर हिस्सों में बांटा गया, तो एक बच्चे का भाग कितना होगा, ठीक, एक बच्चे का भाग क्या है कितना होगा। अब देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक, अब देखो यहां पे क्या है 12 भाग, ठीक, 12 बच्चों को 3/4 भाग बांटा जा रहा है, 12 बच्चों में, हैंग करना है, चलो 12 बच्चों में 3/4 भाग बांटा जा रहा है, तो इसका मतलब एक बच्चे को कितना मिलेगा 3/4 गुणे 1/12, ठीक, तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 4 चौक 16, 1/16 भाग, एक बच्चे को कितना मिलेगा 1/16 भाग जो है पिज्जा मिलेगा। आ गया समझ में, सिंपल सा है, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा वैसा वैसा हमने किया। अब लाइए आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा
चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी? चलो 6 घंटों को पहले सेकंड में बदल दे। 6 घंटा को सेकंड में 6 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 6 गुणे 60 मिनट गुणे 60 सेकंड, तो हो जाएगा 6 छंग 36 और 36 छक कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा 36 छक्का? 216। 6 छंग 36, 36 छक 216, कितने जीरो? 2 जीरो। ये इतने सेकंड, ठीक। ये किसके बराबर था? 6 घंटा 21,600 सेकंड के बराबर था। अब ये 6 घंटा कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है? ठीक, ये कितने दिनों में मिनटों की संख्या के क्या है? बराबर है। तो देखो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों को किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में। 24 घंटों को किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में। तो देखो ये कितना आ जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 6 चौक 24, 6 दूने 12, 2 14, 1420 मिनट। 1420 मिनट, ठीक। ये 1420 मिनट जो है एक दिन का है। 1420 मिनट एक दिन का है। तो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको 1440 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है 21,600 सेकंड नहीं आएगा, ठीक। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यहाँ पे 1 जीरो बढ़ा देंगे तो 14,400 मिनट नहीं आएगा। 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 1440 गुणे 15, ठीक। तो 15 जीरो जीरो, 15 चौको 60, 15 चौको 60 और 6 क्या हो जाएगा? 66। 1 मिनट, एक, हाँ ठीक। 15 जीरो जीरो, 15 चौको 60, 15 चौको 60 और 6 66, 15 एकम 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21 मिनट आ गया। यानी कि हमसे पूछ रहा कि 6 घंटों में जो सेकंडों की संख्या है वो कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। तो 6 घंटे को हम 6 घंटा बराबर इतना सेकंड आ गया और हमारा 15 दिन बराबर इतने मिनट आ गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 15 दिन, ठीक। तो आशा है आप आज की क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। तो प्लीज ऐसे ही हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पेपर में कभी कभी आते हैं और आ ही जाते हैं तो बच्चे क्या होते हैं? कंफ्यूज होकर छोड़ जाते हैं। तो इससे आपके बेसिक भी क्लियर हो रहे हैं और आपका क्या है? प्रैक्टिस भी हो रहा है। तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर क्लास।